नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, साथ ही खुलासा भी करेंगे रूस की कूटनीति, उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई और झारखंड की सियासी हलचल और संसद में हो रहे हंगामे, एयरलाइंस पर आए संकट की। तो बने रहिए क्योंकि हम खोलेंगे हर पर्दा, दिखाएंगे हर अपडेट। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत को बिना रोके टोके तेल लेते रहेंगे, साझा बयान में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन के दौरे पर भारत का तोहफा, रूसी नागरिकों को फ्री मिलेगा 30 दिन का ई टूरिज्म वीजा। आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस एकजुट, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी एसटीएफ ने 100 करोड़ रुपए के फर्जी होम लोन घोटाले का भंडाफोड़ किया, 8 गिरफ्तार। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर में हुआ समझौता। 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया। आरबीआई ने घटाई रेपो रेट की दर, होम कार लोन की ईएमआई होगी कम। राजस्थान हाई कोर्ट में बम की धमकी, ईमेल आने के बाद तुरंत चला तलाशी अभियान। सोना 369 रुपए गिरकर 1,28,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 1,565 फिसलकर 1,77,000 प्रति किलो पहुंची। ब्याज की दरों में कटौती के बाद बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 447 अंक उछला, निफ्टी 26,186 पर बंद। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। हवाई रास्तों में पीछे छोड़ते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। जी हां, मास्को से दिल्ली तक की ये यात्रा पूरी हो चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर जाकर खुद पुतिन का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का गले मिलने का वो खास पल कैमरों में कैद हो गया, जिसे देख दुनिया भर की नजरें दिल्ली पर टिक गई हैं। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा खास है क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनका पहला भारत दौरा है। पुतिन का पिछला भारत दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था और इस बारे में वो पीएम मोदी के आमंत्रण पर नई दिल्ली आए हैं। इस दौरे की खासियत ये भी है कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों को 25 साल पूरे हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत 2000 में पुतिन और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। आपको बता दें, पुतिन का विमान यात्रा भी कम रोचक नहीं थी। उनका विमान, जिसे आम तौर पर फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है, मास्को के जोवस्की एयरपोर्ट से उड़ान भरकर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचा। इस विमान में रडार जैमिंग, एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हैं, यानी कि यह अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तरह सुरक्षा और कमांड के लिए तैयार किया गया है। यह उड़ान अब तक की सबसे ज्यादा ट्रैकिंग की गई फ्लाइट बन गई है, जिसे एक समय में करीब 1,772 लोग लाइव देख रहे थे। वहीं दिल्ली में पुतिन का स्वागत भी काफी खास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पुतिन का खुद स्वागत किया, हाथ मिलाया और गले लगाया। इसके बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी में पीएम आवास पहुंचे। यहां मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर भी रखा। सोशल मीडिया पर मोदी ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, भारत और रूस की दोस्ती हमेशा उम्मीदों पर खरी उतरी है। वहीं आज पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा मुद्दा है S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली यूनिट की खरीद। जी हां, भारत ने पहले ही S-400 स्क्वाड्रॉन प्राप्त कर लिए हैं। चौथे की डिलीवरी रुकी हुई थी और अब 5 और यूनिट पर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा मिसाइलों की बड़ी संख्या में खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल पुनीत ने एक इंटरव्यू में अमेरिका की दोहरी नीति पर सवाल उठाए और कहा कि अगर अमेरिका रूस से ईंधन खरीद सकता है तो भारत को भी वही अधिकार होना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन उनके करीबी दोस्त हैं और उन्हें पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद और समझदार नेता बताया। तो यही थी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की पूरी कहानी। एयरपोर्ट से लेकर पीएम आवास तक उनका स्वागत, दोनों नेताओं की दोस्ती, S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद और ऊर्जा साझेदारी तक की चर्चा, हर पहलू इस दौर को खास बना रहा है। दुनिया की नजरें अब इस दौरे पर टिक गई हैं और आज शाम कल की बातचीत से भारत रूस रिश्ते में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर पुतिन का ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी साबित होने वाला है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक अभियान अब चरम पर है। 75 जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, घुसपैठियों की पहचान करें और सत्यापन के बाद उन्हें उनके मूल देश डिपोर्ट किया जाए। 18 मंडलों में सेंटर शुरू हो चुके हैं और बरेली जैसे डिवीजनों में फैक्ट्रियां और ईंट भट्टों पर छिपे अवैध प्रवासियों की जांच तेज कर दी गई है। यह अभियान SIR से जुड़ा है जो वोटर लिस्ट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख अनुमानित अवैध प्रवासियों को टारगेट करता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह अभियान उत्तर प्रदेश को घुसपैठियों से मुक्त कर पाएगा? क्या इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सियासी फायदा मिलेगा? और क्या उत्तर प्रदेश मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है? आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। दरअसल उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे घुसपैठियों की पहचान करें, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएं और सत्यापन के बाद उन्हें मूल देश डिपोर्ट करें। 2 दिसंबर को लखनऊ, कानपुर समेत 17 नगरीय निकाय को रोगिया बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया। वहीं 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। यह अभियान SIR से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में अनुमानित 10 लाख अवैध प्रवासी हैं, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल हैं। इनका प्रवेश मुख्य रूप से नेपाल बॉर्डर से होता है। आपको बता दें, योगी का ये कदम केंद्र सरकार की SOP से मेल खाता है, जिसमें सभी राज्यों में घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखने और FRRO के जरिए प्रवास अनिवार्य करने की बात की गई है। 3 दिसंबर को बस्तियों और अनौपचारिक सेंटरों में सफाई कर्मचारियों में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान की गई। उत्तर प्रदेश के अलावा असम में अवैध प्रवासियों की समस्या सबसे गंभीर रही। कांग्रेस के देवव्रत सैनिका का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बांग्लादेशियों को वापस भेजने में नाकामयाब रही है। 2016 से सिर्फ 26 लोगों को डिपोर्ट किया गया। वहीं असम सरकार का दावा है कि 1 लाख से अधिक संदिग्ध की जांच हुई और 10,000 से अधिक को डिपोर्ट किया गया। 2024-25 में पुशबैक पॉलिसी के तहत 2000 से अधिक बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। वहीं HRW रिपोर्ट में कहा गया है कि कई लोगों का नियम के खिलाफ भेजा गया। वहीं पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों की संख्या 40 से 60 लाख के बीच बताई जाती है। कई ने वोटर ID भी बनवा रखी है। राज्य सरकार की अनदेखी के कारण डिटेंशन सेंटर की संख्या सीमित है। केवल 1 या 2 सक्रिय या प्रस्तावित सेंटर हैं। इसके अलावा दिल्ली में मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में डिटेंशन सेंटर है, जहां FRRO डिपोर्टेशन का काम संभलता है। यहां अनुमानित 50,000 अवैध प्रवासी हैं, लेकिन क्षमता केवल 1,000 की है। 24-25 में 200 से अधिक अवैध प्रवासी पकड़े गए, जिसमें 70% को डिपोर्ट किया गया। वहीं अन्य राज्यों में स्थिति पर नजर डालें तो कर्नाटक 1, गुजरात 3, महाराष्ट्र 1, झारखंड 1, मणिपुर 1, पंजाब 1। जाहिर है उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल काफी हद तक सफल रहा है।
वहीं योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जिस तरह माफिया मुक्त अभियानों में सफल रही, वहीं अब घुसपैठियों के मामले में भी लागू होने की उम्मीद है। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के 10 लाख अवैध प्रवासियों में से 30 से 40% को बाहर किया जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में यह अभियान केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रणनीतिक भी है। एसआईआर से फर्जी वोटर हटाने से बीजेपी के पक्ष में वोट शेयर बढ़ सकता है। हिंदू ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने के साथ साथ राष्ट्र रक्षा का नैरेटिव भी मजबूत होगा, जिससे विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का हथियार मान रहा है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ योगी का अभियान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश मॉडल अगर सफल होता है तो देश के अन्य राज्यों के लिए ये ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। लेकिन असली चुनौती भी कोर्ट डिले, संसाधनों की कमी और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय जैसी बातों में है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश 2027 में राजनीतिक तौर पर भी इसका फायदा उठाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह अभियान न केवल सुरक्षा बल्कि राजनीतिक नक्शे को भी बदल सकता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। झारखंड की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। पिछले एक हफ्ते से ये खबर चर्चा में है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने वाला है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल ही में दिल्ली से रांची लौट चुके हैं। इस बीच कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह की खटपट से साफ इनकार किया है। जेएमएम की सांसद महुआ माझी ने भी इस खबर को अफवाह करार दिया है। लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ऐसी सियासी घटनाएं अक्सर चुपचाप तरीके से होती हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर झारखंड की सियासत में नया समीकरण बनने वाला है? आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। झारखंड में जेएमएम का आदिवासी वोट बैंक मजबूत है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र और आंतरिक राजनीतिक दबाव में हैं। 2022-23 में मनी लॉन्ड्रिंग और खनन घोटाले के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी और सीबीआई की जांच अब भी चल रही है। राज्य का वित्तीय हालात भी चिंताजनक है। झारखंड का कर्ज 3 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। केंद्रीय बजट में राज्य का हिस्सा मात्र 0.5% है। बिना केंद्र के सहयोग के अपना झारखंड जैसी योजना अगर में है। सामाजिक मांगे भी लगातार बढ़ रही हैं। आदिवासी समुदाय रोजगार, सड़क, स्कूल और अन्य विकास योजनाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए एनडीए में जाना राजनीतिक रणनीति के साथ साथ आर्थिक और सुरक्षा कवच का विकल्प भी हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासी सीटों पर कमजोर है। 2024 लोकसभा चुनाव में 28 एसटी सीटों में सिर्फ 2 जीत सकी। हेमंत को साथ लेकर बीजेपी ट्राइबल कार्ड खेल सकती है और 2029 के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकती है। वहीं झारखंड का गणित भी यही संकेत दे रहा है। जेएमएम 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4 और अन्य 2, कुल मिलाकर सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के पास 21 विधायक और सहयोगी 3 और हैं। ऐसे में अगर हेमंत बीजेपी मिलते हैं तो उनकी संख्या 58 हो जाएगी, जो मजबूत से कहीं ज्यादा हैं। आपको बता दें, हाल ही में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि संभावित समझौते के आधार की तैयारी माना जा रहा है। इसी बीच राज्यपाल संतोष गंगवार की अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात और नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की चर्चा का हिस्सा बनी। आपको बता दें, ये चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी थी, जिसके बाद से हेमंत सोरेन कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ तालमेल बनाने से उन्हें न सिर्फ सत्ता में भागीदारी मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार के लिए जरूरी वित्तीय सहायता और विकास पैकेज भी मिल सकते हैं। अगर हेमंत बीजेपी के साथ आते हैं तो ईडी और अन्य मामलों में राहत की संभावना है। राज्य के खजाने में धन आएगा और योजनाओं को गति मिलेगी। लेकिन चुनौती बड़ी है। जेएमएम के आदिवासी, ईसाई और मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ जाने पर नाराज हो सकते हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक संतुलन बनाने की बड़ी रणनीति होगी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन सच में एनडीए का हिस्सा बनेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो झारखंड की सियासत, राज्य के विकास और आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही क्या ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक रणनीतिक या फिर इसमें आर्थिक और सुरक्षा का लाभ भी शामिल है। फैसला जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड की जनता इस फैसले से सीधी प्रभावित होने वाली है। जाहिर है झारखंड की राजनीति फिलहाल बेहद संवेदनशील और तेज बदलाव की स्थिति में है। हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा, मुलाकातें और बीजेपी के राजनीतिक हित इसे और पेचीदा बना रहे हैं। जैसा कि कोई भी आधिकारिक फैसला होगा हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। फिलहाल स्थिति साफ है, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे और मुद्दों का सिलसिला जारी है। बीते 4 दिनों में विपक्ष ने कई मामलों को उठाया और आज शुक्रवार को खास तौर पर इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन संकट ने संसद की गर्माहट बढ़ा दी। लोकसभा में विपक्ष ने नारेबाजी के जरिए केंद्र से जवाब मांगा, जबकि राज्यसभा में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एयरलाइंस में हुई गंभीर असुविधाओं को जनहित का अति आवश्यक मुद्दा करार दिया। आपको बता दें, लोकसभा में आज शुक्रवार को जैसे ही स्पीकर ओम बिरला अपनी सीट पर पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। टीआर बालू समेत कई विपक्षी नेता इंडिगो संकट के नारे लगा रहे थे। सांसद प्रमोद तिवारी ने इंडिगो में कंपनी को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सांसदों को अपने क्षेत्र में यात्राओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एयरलाइंस में हो रही परेशानियों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इंडिगो ने अपना बयान जारी करते हुए 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी छूट मांगी। एयरलाइन ने आश्वासन दिया कि इस अवधि तक संचालन पूरी तरह से सामान्य और स्थिर हो जाएगा। आपको बता दें, इंडिगो संकट ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस की परिचालन क्षमता और नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम यात्रियों को न केवल असुविधा हुई, बल्कि संसद में भी यह मुद्दा प्रमुख चर्चा का विषय रहा। ऐसे में विपक्ष केंद्र से जवाब मांग रहा है और एयरलाइंस ने अस्थायी छूट का अनुरोध किया है। हालांकि सरकार और एयरलाइंस का दावा है कि फरवरी 2026 तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि संसद और सरकार इस संकट का समाधान कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से पाते हैं, ताकि यात्रियों को राहत मिले और उड़ानों का संचालन सुचारू हो सके। तो आज आपने देखा भारत रूस के ऐतिहासिक रिश्ते, संसद में हंगामा और एयरलाइन संकट, उत्तर प्रदेश में अवैध प्रवासियों की कार्रवाई और झारखंड की सियासी हलचल। खबरें अब तक पर हम आपको हर ताजा और भरोसेमंद अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।